नमस्कार साथियों, एग्जामपुर परिवार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं दिलावर सिंह परिहार आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम है एग्जामपुर कलम से क्रांति। सभी स्टूडेंट्स को नर्मदे हर, जय महाकाल। तो फटाफट शानदार तरीके से सेशन से जुड़ जाएंगे और अपने सभी साथियों को इस बेहतरीन जानदार और शानदार सेशन का हिस्सा बना लेंगे। तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि क्लास कैसी लगी। मतलब क्लास आप डेली बेसिकली आप लोग डेली क्लासेस में आते हैं, तो भाई साहब क्या नया सीखा आपने। चूंकि आज साथियों एक खास दिन है। जी हाँ साथियों, ठीक है, आप सभी जैसा कि जानते हैं कि भाई आज के दिन हमें भाई साहब आजाद हुए पूरे 75 साल हो चुके हैं। ठीक है, तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि सारी चीजें आपको क्लियर दिखाई दे रही, सुनाई दे रही हैं, ठीक है, जिससे हम सेशन का आगाज कर सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 के लिए जो साथियों आपका संजीवनी बैच आया हुआ है, मैं उसके बारे में आपसे बात करता हूं। सबसे पहले अगर मैं संजीवनी बैच के बारे में बात करूं तो साथियों इसकी फीस मात्र 999 रुपए है। आज ही एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप में जाकर आप साथियों इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। साथ ही में इसके आपको फ्री बुक्स का 2 कॉम्बो सेट भी दिया जाएगा और साथियों आप जानते हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट गाइड और साथियों प्रैक्टिस सेट भी दिया जाएगा। इसके लिए आपको कोड PET50 अप्लाई करना है एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप के अंदर जाकर। साथ ही साथ आप सभी लोग www.exampu.com पर भी जरूर विजिट करें। वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट में बहुत सारा स्टडी मटेरियल आप लोगों के लिए अवेलेबल कराया गया है। चलिए शुरुआत करते हैं साथियों इस बेहतरीन सेशन का। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। इसका राइट आंसर बताने की कोशिश करेंगे मेरे प्यारे साथियों। जल्दी से इसका राइट आंसर बता दो भाई, क्या हो जाएगा। जितने भी प्यारे साथी जुड़े हुए हैं सभी इसका राइट आंसर बताने की कोशिश करेंगे। व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पूछा गया है खट्टे दूध में होता है, जो आपका खट्टा दूध होता है उसमें क्या पाया जाता है। एसिटिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड या साथियों आपका लैक्टिक एसिड। आंसर बताएंगे भाई। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो दूध खट्टा हो जाता है मतलब साथियों आप सभी जानते हैं वो आपका दही में बदल जाता है। दही में क्या हो जाता है आपका परिवर्तित हो जाता है, आपका कन्वर्ट इनटू दी कर्ड। दही में परिवर्तित हो जाता है। और साथियों आपको पता होना चाहिए आपका कौन सा एसिड पाया जाएगा, जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए भाई। एसिटिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड या फिर साथियों बचा आपका लैक्टिक एसिड। तो बिल्कुल मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। राइट आंसर आपका लैक्टिक एसिड आ जाएगा भाई साहब। क्या आ जाएगा राइट आंसर तुम्हारा, क्या हो जाएगा लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड कहां मिलेगा, खट्टे दूध या आप कह सकते हैं दही में मिलेगा। और साथियों आपको बता दूं कि सपोज दैट ये आपका दूध है और ये आपका दही है। ये आपका दूध है, ये आपका दही है। अगर साथियों दूध से दही में अगर हम कन्वर्ट करते हैं, दूध से दही में अगर हम चीजों को कन्वर्ट करते हैं तो जो बैक्टीरिया यहां पर यूज में लाया जाता है वो आपका लैक्टोबैसिलस है। लैक्टोबैसिलस है आपका, लैक्टोबैसिलस है, ठीक है। तो दूध से दही में कन्वर्ट करने के लिए जो बैक्टीरिया यूजफुल है वो लैक्टोबैसिलस है और लैक्टिक एसिड दूध में पाया जाएगा। अब अगर मैं दूध में बात करूं कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, पहला मेरा क्वेश्चन रहेगा कौन सी शर्करा पाई जाती है या शुगर पाई जाती है, तो आप लोगों को बताना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते जाइए भाई साहब आप लोग आंसर्स, ठीक है, जितने भी। और हो सके तो सेशन को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कर दीजिए अपने सभी साथियों तक, अपने सभी साथियों तक सेशन को शेयर कर दीजिए भाई। तो कहने का अर्थ यह है आपसे अगर पूछा जाए कि कौन सा प्रोटीन आपका पाया जाता है तो ध्यान रखना है केसीन प्रोटीन। केसीन प्रोटीन पाया जाएगा आपके कहां पर, याद रखिएगा आपके दूध में। शर्करा या शुगर की मैं अगर बात करूं तो यहां पर आपका ध्यान रखिएगा, आपको पता होना चाहिए लैक्टोज। आपकी कौन सी साथियों, आपकी लैक्टोज शुगर पाई जाएगी, लैक्टोज शर्करा पाई जाएगी। कहां पर पाई जाएगी ध्यान रखिएगा आपका बेसिकली दूध के अंदर, ठीक है। ये तमाम मामला था आपका दूध से रिलेटेड। सर लैक्टोज शुगर किस टाइप की शुगर है, ये कैसे बनती है वो भी सुन लो। जब ग्लूकोज के साथ ग्लैक्टोज ऐड होता है तो लैक्टोज बनता है। लो भाई ये मामला है।
जब G फॉर ग्लूकोज के साथ G फॉर ग्लैक्टोज जुड़ता है तो L फॉर लैक्टोज बनता है। ग्लूकोज और ग्लैक्टोज, तो ग्लैक्टोज का गा हटा दो, बता लैक्टोज, तो वही लैक्टोज आ गई है, वही लैक्टोज। और सर लैक्टोज कैसी शुगर है? तो ग्लूकोज 1 यूनिट, ग्लैक्टोज 2 यूनिट, दूसरी यूनिट, और एक 2 यूनिट के जुड़ने से आपका क्या बनेगा? डाइसैकेराइड। 2 मोनो के जुड़ने से ये 1 यूनिट और 1 यूनिट ये आपका क्या? आपका ग्लैक्टोज, और 1 यूनिट ग्लूकोज की हो गई 2 यूनिट, 2 यूनिट मतलब डाइसैकेराइड। तो लैक्टोज क्या है? आपका एक डाइसैकेराइड है, डाइसैकेराइड है, आपको पता होना चाहिए। तो ग्लूकोज क्या हो जाएगा पहले साथियों? आपका याद रखिएगा डाइसैकेराइड का एग्जांपल हो जाएगा, बहुत अच्छे से समझना है आप लोगों को, ठीक है। अगर मैं बात करूं एसिडिक एसिड की, फॉर्मूला हो जाएगा CH3COOH, ठीक है। और अगर इस CH3COOH को आप 6 से 8% लेकर आप इसे पानी में घोल दें, जल में घोल दें, तो उसे ही विनेगर कहा जाता है, उसे ही विनेगर कहा जाता है आपका, उसे ही सिरका कहा जाता है, पॉइंट टू बी नोटेड, उसे ही सिरका कहा जाता है, आपको पता होना चाहिए। टार्ट्रिक एसिड बेटा इमली में पाया जाएगा, आपको पता होना चाहिए, टार्ट्रिक एसिड इमली में। और टार्ट्रिक एसिड का कोई यूज पूछे तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग बेकिंग पाउडर बनाने में, नोट डाउन करिएगा। बेकिंग पाउडर के फॉर्मेशन में उपयोग में लाया जाएगा। सिट्रिक एसिड बेटा ये नींबू में देखने को मिलेगा और सभी खट्टे या सिट्रस फ्रूट्स में देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। भोजन को नली से होते हुए ढकेलने के लिए नाल की मांसपेशियों के अस्तर के लयबद्ध संकुचन को क्या कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप सभी जैसा कि जानते हैं, सपोज दैट ये आपका माउथ है, ये आपका मुख है, और ये आपकी क्या है? आपकी नोजल फेरिंग्स है। ये नजल फेरिंग्स है आपकी, ये नजल फेरिंग्स है, और ये क्या है आपका? ये बक्कल कैविटी है, बक्कल कैविटी है। और ये क्या है साथियों? ये जो चीज तुम्हें दिख रही है ना, ये जो चीज तुम्हें दिख रही है, ये तुम्हारे क्या है? याद रखना है सर, ये हमारी ग्रास नली है, जिसे हम क्या कहते हैं? ईसोफेगस, ठीक है। ये जो ईसोफेगस है साथियों, इसमें जब आपका जो फूड है वो जब नीचे जाता है तो ऐसे जाता है, स्टेप बाय स्टेप, ऐसे एक हिस्सा ऐसे ऐसे ऐसे, बात समझे? मेरा हाथ देखो, ऐसे ऐसे, मतलब जैसे आपकी वो है, और ये मान लीजिए फूड है, तो फूड ऐसा जाता है, ऐसे ऐसे नहीं जाता सीधे एकदम से नहीं, धीरे धीरे ऐसे सरकता हुआ। क्यों सरकता हुआ जाता है? क्योंकि ये जो आपकी नली है, जो ग्रास नली है, ये आपकी फैलेगी और सिकुड़ेगी। जहां पे फूड आएगा वो हिस्सा फैल जाएगा, फूड नीचे जाएगा वो हिस्सा सिकुड़ जाएगा, फूड फिर नीचे जाएगा वो हिस्सा फूल जाएगा, जिस हिस्से से फूड आपका नीचे की तरफ चला जाएगा वो हिस्सा सिकुड़ जाएगा। कहने का अर्थ ये है कि इस तरीके की प्रोसेस को आपको पता होना चाहिए। क्या कहा जाता है? इट्स कॉल्ड पेरिस्टेटिस मूवमेंट, इट्स कॉल्ड पेरिस्टेटिस मूवमेंट। इसे क्रमानुकुंचन गति कहा जाता है, क्रमानुकुंचन, पेरिस्टेटिस मूवमेंट, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड, संकुचन और शिथिलन। क्या है ये पेरिस्टेटिस मूवमेंट? तो याद रखना है आपका ग्रास नली का संकुचन और शिथिलन, नोट डाउन करो। संकुचन और शिथिलन, कॉन्ट्रैक्ट होना और एक्सपेंड होना, कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड होना आपके ग्रास नली या ईसोफेगस का ही क्या कहलाता है? आपका क्रमानुकुंचन गति। भाई साहब, बिंदु स्रावन तो साथियों पत्तियों में होता है, पत्तियों में बूंद के माध्यम से, पत्तियों में बूंदों के माध्यम से जल की हानि, पत्तियों में बूंदों के माध्यम से जल की हानि। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कोई लीव है तुम्हारी, ये कोई पत्ती है, इस पत्ती में आपको पता होना चाहिए, इस पत्ती के सबसे बाहरी भाग में आपने देखा होगा इस तरीके से बूंद, और वो ओस की बूंद आपकी नीचे गिर जाती है।
आपने देखा होगा। तो वो जो आपकी वो पत्ती के किनारे पर साथियों जो बूंद है, वो बूंद जब आप कहते हैं ना कि भाई ठंड के दिनों में आप जो पत्ती रहती है उसमें ओस रहती है, कोने पे एक बूंद जमी होती है, या सुबह के टाइम पे, वो है बिंदु स्रावन। वो क्या है साथियों? आपका बिंदु स्रावन है। इसमें जल की हानि होती है। पौधे दो तरीके से पानी को बाहर निकालते हैं, एक तो वाष्पोत्सर्जन, ठीक है भाई साहब, आपको पता है ना वाष्पोत्सर्जन, और दूसरा क्या? दूसरा आपका बिंदु स्रावन। दोनों आपको समझना है। आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा। ओडोंटोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है। इसका संबंध किसके अध्ययन से है? ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी आपका किससे रिलेटेड है तुम्हें बताना है। सर एक चीज दिमाग में आ रही है कि सर ओडोंटोब्लास्ट, ठीक है, ओडोंटोब्लास्ट सेल्स कहां पाई जाती है? ओडोंटोब्लास्ट सेल कहां पाई जाती है? तो इससे तो इजी हो जाएगा मामला। सर ओडोंटोब्लास्ट सेल पाई जाती है आपके टीथ में, दांतों में। ओडोंटोब्लास्ट जो सेल है वो कहां पाई जाती है? तुम्हारे दांतों में पाई जाती है। तो ओडोंटोब्लास्ट सेल जो तुम्हारे दांतों में पाई जाती है साथियों, ठीक है, उसी ओडोंटोब्लास्ट सेल, ठीक है, उसी ओडोंटोब्लास्ट सेल से तुम्हारे दांत बने होते हैं। और ध्यान रखिएगा साथियों, और ध्यान रखिएगा, ये जो आपकी ओडोंटोलॉजी कहलाती है, ये डेंटल, दंत मतलब दांतों के अध्ययन से संबंधित है ओडोंटोलॉजी, ठीक है। याद रखिएगा, हमारे दांतों में हमारे शरीर का सबसे मजबूत और कठोर, मैं कह रहा हूं हमारे दांतों में हमारे शरीर का सबसे मजबूत हिस्सा और सबसे कठोर हिस्सा दोनों पाए जाते हैं, लेकिन दोनों हिस्से अलग अलग हैं। मजबूत हिस्सा अलग है, कठोर हिस्सा अलग है। मतलब सर क्या आप इनेमल की बात कर रहे हैं? देखो, अगर मैं बात करूं हमारे शरीर का ओवरऑल सबसे कठोर हिस्सा, तो वो क्या है? इनामल है, वो आपका इनेमल है। मैंने कहा कठोर, ठीक है, मैंने कहा कठोर, ठीक है, हार्ड पार्ट। मैंने कहा मजबूत, जिसे मैं कहूंगा स्ट्रॉन्ग पार्ट। तो मजबूत बात क्या है? डेंटाइन। तो सबसे ज्यादा मजबूत भाग क्या है? डेंटाइन है। और सबसे कठोर भाग क्या है? इनेमल है। दोनों को अच्छे से समझना है। मजबूत का मतलब इन द सेंस मस्कुलर, मांसपेशियां है, बहुत अच्छा मस्कुलर ग्रिप, बहुत अच्छी है उसकी, वो क्या है? डेंटाइन। कठोर मतलब हार्डनेस, तुम दबा नहीं पाओगे उसे, वो इनेमल है, ये है। और दांत कितने टाइप के होते हैं तुम्हें पता ही है मेरे बेटे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसाइजर, क्रेनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ओवरऑल टीथ कितने होते हैं साथियों? 32। इसका फॉर्मूला क्या है? I प्लस सी प्लस पी प्लस एम, डेंटल फॉर्मूला, अपॉन I प्लस सी प्लस पी प्लस एम इंटू 2। तो 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 इंटू 2। 21 23, ठीक है। 2 और 1 3, 4 5 6 7 8, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16। ऊपर अपर जॉ में 16 और नीचे लोअर जॉ में आपके कितने? 16। और ये फॉर्मूला 1/4 हिस्से का है। फॉर्मूला हमेशा याद रखना है, डेंटल फॉर्मूला जो आप देखते हैं तो इनिशियल स्टेज पे वो 1/4 हिस्से का होता है। तो आप सभी को क्या करना रहेगा? सबसे पहले आपको क्या करना रहेगा साथियों? आपको सबसे पहले उसमें इंटू क्या करना रहेगा? 2 करना पड़ेगा। ऊपर में भी इंटू 2, नीचे में भी इंटू 2, क्योंकि ये जो मामला है 2 और 1 3 4 5 6 7 8। तो अगर आप 8 जो आप देख रहे हैं, ये 8 है, ये 8 है, तो खाली अगर आप ये देखोगे तो आपके माउथ को अगर आप 4 हिस्सों में डिवाइड करोगे तो ऐसा मामला है, 8 इधर, 8 इधर, 8 इधर, 8 इधर। ये अपर जॉ है और ये लोअर जॉ है। और लोअर जॉ को भी 2 पार्ट में, अपर जॉ को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है ना। इस तरीके से आप देखेंगे, इस तरीके से आप देखेंगे, ये बन जाएगा, ये इंसाइजर, 2 केनाइन, प्रीमोलर और 1 2 3 मोलर है। इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। ये पूरा मामला है ना। चलिए आगे,
खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जिह्वा के किस भाग में होती हैं? इन विच पार्ट ऑफ द टंग आर द सेल्स फॉर सॉर टेस्ट? जरा बताना भाई, सॉर टेस्ट, ठीक है, सॉर टेस्ट के लिए जो आपकी कोशिकाएं होती हैं आपके किस भाग में होती हैं? जरा कमेंट करके बता दीजिए भाई, कमेंट करके बता दीजिए आप सभी लोग। देखो अगर मैं इस तरीके से आपकी कोई जीभ का फॉर्मेशन करूं साथियों, अगर आपकी टंग का फॉर्मेशन करूं तो आप पाएंगे साथियों कि इसका जो सबसे नीचे वाला जो सबसे फर्स्ट पार्ट होता है ये आपका स्वीट, मतलब आप कह सकते हैं मीठे से आपका संबंधित है। इसके बाद अगर आप और ऊपर की तरफ जाएंगे साथियों, और ऊपर की तरफ जाएंगे यहां पर, तो यहां पर हल्का सा क्या होगा, नमकीन स्वाद नजर आएगा, ठीक है, जिसे हम क्या कहेंगे, सॉल्टी। और हल्का सा ऊपर आप जाओगे इस तरीके से तो यहां पर क्या होगा साथियों, आपका मीठा हो गया, नमकीन हो गया, और उसके बाद कौन सा टेस्ट होगा, मीठा नमकीन, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा आपका, याद रखना है, खट्टा हो जाएगा, सॉर टेस्ट तुम्हें नजर आएगा। क्या होगा साथियों, आपका सॉर टेस्ट दिखाई देगा, ठीक है। और अगर आप बीच में आ जाएंगे, ठीक है, तो इस तरीके से सौर हो जाएगा। और अगर आप बिल्कुल यहां पर आ जाएंगे इस जगह पर, तो यहां पर क्या होगा, कड़वा, जिसे आप कहेंगे बिटर, ठीक है, जिसे आप कहेंगे बिटर टेस्ट। अब आपको मैं बता दूं, आपने एक चीज सुनी होगी साथियों, ये आपका स्वीट है, ये सॉल्टी है, ये सॉर है, ये बिटर है। क्या बीच के हिस्से में यहां पर कोई आपका टेस्ट बर्ड है? तो नहीं सर, यहां पर टेस्ट बर्ड्स आपके क्या हैं, आपके एब्सेंट हैं। यहां पर टेस्ट बर्ड्स क्या है, आपके एब्सेंट है। लेकिन इस बीच वाले पार्ट के आपके दाएं बाएं, मतलब राइट और लेफ्ट की तरफ एक स्पेशल टाइप का टेस्ट तुम्हें देखने को मिल जाएगा। यहां पर इस तरीके से आपका एक स्पेशल टेस्ट तुम्हें देखने को मिलेगा। और इस स्पेशल टेस्ट को तुम क्या कहते हो? देखो कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी तुम्हें देनी पड़ेगी। इस स्पेशल टेस्ट को आप MSG टेस्ट के नाम से जानते हैं, जिसे आप कहते हैं मोनोसोडियम, जिसे आप मोनोसोडियम ग्लूटामेट, मोनोसोडियम ग्लूटामेट टेस्ट कहते हैं साथियों, आपको पता होना चाहिए। ये आपका MSG टेस्ट है, याद रखिएगा। ये आपका MPPSC की साथियों याद रखना है, 2019 के प्री में क्वेश्चन आ चुका है। प्री में ये क्वेश्चन आ चुका है साथियों कि भाई साहब जो आपका MSG टेस्ट होता है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट जो टेस्ट होता है, वो बेसिकली साथियों कहां पाया जाएगा? तो याद रखना है जस्ट मिडिल पार्ट के दोनों तरफ। और इसकी डिस्कवरी याद रखिएगा 2003 में आपके, ठीक है, जापानीज साइंटिस्ट याद रखना है कोकेने इकेदा ने की थी, तुम्हें पता होना चाहिए। तो ये मोनोसोडियम ग्लूटामेट याद रखना है किसका टेस्ट है, मैं आपको बता दूं ये MSG है क्या, याद रखना है अजीनोमोटो, जो कि जिसे हम क्या कहेंगे, जिसे हम जापानी शुगर के नाम से भी जानते हैं, या जापानी याद रखना है आप लोग नमक के नाम से जानते हैं। मतलब वो व्हाइट कलर का जो चाइनीज की दुकान में इस तरीके से चाइनीज बनाते समय वो व्यक्ति आपका डालता है, वो क्या है, अजीनोमोटो, जिसे जापानीज नमक, और उसमें पाया क्या जाता है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट। और आपको डिलीशियस स्पेशल टेस्ट का आपको एहसास कराता है, वो ये बीच वाला फ्लेवर हो जाएगा। हाँ, अब रही बात आपके प्रश्न की, तो भाई खट्टे स्वाद के लिए तो ध्यान रखना है जो पीछे वाला भाग है, पार्श्व भाग है, लेटरल पार्ट है, वो क्या करेगा, आपको इसका अनुभव कराएगा। तो ये आगे वाला, मिडिल वाला, ये पीछे वाला, ये तो बिल्कुल मध्य वाला हो जाएगा। आंसर क्या होगा सौर के लिए, आपका पीछे लेटरल पार्ट ऑफ दी टंग, ठीक है। चलिए भाई साहब आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। दही बनाने में डैश बैक्टीरिया सहायक होता है। बैक्टीरिया आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड। आपका दही बनाने के लिए कौन सा बैक्टीरिया आपका हेल्पफुल होगा, तुम्हें बताना है। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है साथियों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भाई साहब दही में लैक्टिक एसिड पाया जाएगा, दैट मींस बैक्टीरिया का नाम भी लैक्टिस होगा। तो ध्यान रखना है आपका
क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो ध्यान रखिएगा, आपका लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस, पूरा नाम क्या है? लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस, लैक्टोबैसिलस। अब आपको एक चीज बता दूं, ये जो टर्म यहां पर बैसिलस आया हुआ है ना, ये जो टर्म आपका बैसिलस आया हुआ है, क्या आया हुआ है साथियों आपका, ठीक है, ये जो बैसिलस आया हुआ है ना, ये एक प्रकार का बैक्टीरिया का टाइप है। बैक्टीरिया का क्या है आपका? टाइप है, टाइप ऑफ बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का प्रकार है बैसिलस, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? बी, दूध से दही बनाने में लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस का यूज किया जाता है, ठीक है। आगे, सिग्मा रूपी बृहदांत्र किसका भाग है? आ सिग्मोइड कॉलिन इज अ पार्ट ऑफ, जल्दी बताओ भाई, सिग्मोइड कॉलिन इज अ पार्ट ऑफ, जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना आप सभी लोग कि क्या होगा भाई साहब इसका राइट आंसर, जरा बताना भाई, ठीक है, जरा बताना भाई, जल्दी बताओ भाई, आपका सिग्मा रूपी कॉलिन आपका किसका भाग है? सिग्मा का साइन आप कुछ ऐसा बनाते हैं, ठीक है, कुछ ऐसा बनता है ना सिग्मा, ये तो सिग्मा के शेप का जो कॉलन है वो किसका पार्ट है तुम्हें बताना है। तो ध्यान रहे, अगर आप डायग्राम बनाएंगे डाइजेस्टिव सिस्टम का तो आप कुछ इस तरीके से डायग्राम बना पाएंगे। इस तरीके से जब आप डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो आप तभी जानते हैं साथियों कि यहां पर आपको लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत जैसा कुछ भाग दिखाई देता है। इस तरीके से जब आप डायग्राम बनाते हैं साथियों किस चीज का? आपकी लार्ज इंटेस्टाइन का, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन का जब आप डायग्राम बनाते हैं तो लार्ज इंटेस्टाइन में जब आप डायग्राम बनाते हैं तो लार्ज इंटेस्टाइन पे अभी आ जाओ। सबसे पहले आपको बता दूं इसका राइट आंसर लार्ज इंटेस्टाइन हो जाएगा, आपका बड़ी आंत हो जाएगा, क्योंकि याद रखना है सीकेम, कॉलन और रेक्टम, सीकेम, कॉलन और रेक्टम, दीज आर द पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। उसमें भी असेंडिंग, डिसेंडिंग और ट्रांसवर्स तीन टाइप के कॉलन पाए जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। अब यहां पर देखो भाई साहब, ये आपके खुद तीन पार्ट में क्या होता है? डिवाइड होता है। सबसे पहले ये क्या हो जाएगा आपका? सीकम हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ये वाला, ये जो पूरा राउंड राउंड शेप दिख रहा है, मैक्सिमम पार्ट, ये क्या हो जाएगा आपका? कॉलन हो जाएगा। और लास्ट वाला ये जो आपका हिस्सा दिख रहा है, ये क्या हो जाएगा आपका? रेक्टम हो जाएगा। तो कहने का अर्थ है, उन्होंने पूछा सिग्मा रूपी, आपको पता होना चाहिए कॉलन कहां पाए जाएंगे, तो सीकेम, कॉलन, रेक्टम। तो ये जो आपका पूरा पोर्शन है ये क्या है? कॉलन है। और कॉलन याद रखना है आपका लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है और यहीं पर विटामिन के का सिंथेसिस होता है। विटामिन के का संश्लेषण होता है, सिंथेसिस ऑफ विटामिन के होता है कहां पर? आपके लार्ज इंटेस्टाइन के बड़ी आंत के एक भाग कॉलन के अंदर, ठीक है, ठीक है। और ये असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन, ऊपर की तरफ जा रही है असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स मुड़ रही है ट्रांसवर्स कॉलन, वापस डिसेंडिंग कॉलन। तो दीज आर दी थ्री टाइप ऑफ कॉलन, ठीक है। मतलब आप कह सकते हैं कि आपके पाए जाने के आधार पर तीन टाइप की है। ये हो गया मामला यहां पर। सर इलियम तो स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट है, छोटी आंत का एक भाग है ना। चलिए आगे, एक वयस्क मनुष्य में कितने श्वादंत होते हैं? जरा बताओ भाई, आप ऐसा कर लो, इसमें एक स्वस्थ मनुष्य में कितने, आपके क्वेश्चन में थोड़ा सा सही कर लीजिए आप, ये आपका यहां पर आप लिख सकते हैं कितने कृंतक होते हैं, इसे कृंतक कर लो, ठीक है, कृंतक होते हैं। लो भाई, अब आंसर दो भाई, अब समझ में आएगा कितने कृंतक होते हैं, आपको पता होना चाहिए। 2, 8, 6 या 4। एडल्ट में कितने कृंतक होते हैं, जिसे इंसाइजर कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? इंसाइजर कहते हैं। बताओ फॉर्मूला क्या है भाई? सर फॉर्मूला है I प्लस सी प्लस पी प्लस एम अपॉन I प्लस सी प्लस पी प्लस एम इंटू 2। ये कहानी है 1/4 की। 1/4 में इंसाइजर कितने हैं? 2 हैं। केनाइन कितना है? 1 है। प्ली मोलर कितने हैं? 2 हैं। मोलर कितने हैं? 3 हैं। अपॉन 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 इंटू 2। यही मामला है। एक काम करो, केवल क्या पूछा गया? इंसाइजर कितने हैं, ठीक है, ओवरऑल इंसाइजर कितने हैं। तो समझो
ओवरऑल इंसाइजर कितने हैं, तो एक काम करो, इंसाइजर को इंटू करो भाई, 2 2 जा 4 अपॉन 2 2 जा 4 और 4 8, आंसर क्या हो गया 8। मामला खत्म, कोई दिक्कत? अरे भाई साहब 8 ही तो होते हैं, ऐसे ये करोगे तो 2 इस तरफ 2 इस तरफ, 2 ऊपर, तो ऊपर के 2 नीचे के 2, समझ गए ना, ऊपर के 1/4 के 2 1/4 के 2 4 और नीचे 4, कितने हो गए 8। तो इंसाइजर कितने हैं 8 हैं भाई, कोई दिक्कत है? बाकी भी निकाल लो। सर एक काम करिए, किनाइन बताइए कितने हैं, किनाइन कितने हैं, तो कितने किनाइन हो जाएंगे भाई, 2 और 2 कितने हो जाएंगे, खाली 4 किनाइन हो जाएंगे, क्योंकि 1 में 2 का इंटू करोगे तो 2 आएगा, 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब यहां पर कितना हो जाएगा भाई, 2 दूनी 4 और नीचे भी 4, कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे, और 3 दूनी 6 और फिर 3 दूनी 6, कितने हो जाएंगे भाई 12 हो जाएंगे। सभी को जोड़ दो, 8 8 16 और 4 20 और 12 32, मामला खत्म। कोई दिक्कत है? आंसर 8 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन सा है? ध्यान देंगे, एंजाइम पूछा है, जीवाणु या बैक्टीरिया नहीं। उसने पूछा है कि दूध को दही में बदलने वाला एंजाइम कौन सा है भाई साहब? एंजाइम, द एंजाइम दैट कोगुलेट्स मिल्क इनटू कर्ड, कोगुलेट मिल्क इनटू कर्ड। तो आप सभी जानते हैं आपका स्टमक, ये आपका अमाशय है, ये क्या है साथियों आपका आमाशय है, स्टमक है। सर ये हमारा स्टमक है, अमाशय है। इस अमाशय में 2 टाइप के एंजाइम निकलते हैं, आपको पता होना चाहिए, एक पेप्सिन और दूसरा रेनिन। एक होता है आपका पेप्सिन और दूसरा आपका रेनिन। तो पेप्सिन तो प्रोटीन का डाइजेशन करता है, वो भी हैवी प्रोटीन का, लेकिन जो रेनिन होता है ना, ये दूध में घुले हुए प्रोटीन केसीन को बचाता है। तो लिख लो, ये जो आपका रेनिन है ये क्या करता है, आपका मिल्क सॉल्युएबल प्रोटीन, मिल्क सॉल्युएबल प्रोटीन जिसका नाम क्या है बेटा, केसीन, जिसका नाम क्या है केसीन, इसे क्या करता है, इसका डाइजेशन करता है, आपको पता होना चाहिए। तो ध्यान रहे साथियों कि भाई साहब जो आपका रेनिन होगा, इसे सबसे पहले आप लोग क्या कर लीजिए, इसे आप लोग रेनिन कर दीजिए, ठीक है। क्या हो जाएगा साथियों, ये आपका सबसे पहले रेनिन हो जाएगा भाई, ये आपका सबसे पहले क्या हो जाएगा, रेनिन हो जाएगा। तो ये जो रेनिन आपका एंजाइम है, ये क्या करता है, दूध में घुले हुए प्रोटीन को क्या करता है, जिसका नाम केसीन है, उसका डाइजेशन करता है और उसे किस में कन्वर्ट करता है, दही में कन्वर्ट करता है। या आप कह सकते हैं दूध में घुले हुए प्रोटीन केसीन को सॉलिड कैल्शियम पैरा कैसिनेट में बदलता है, सॉलिड कैल्शियम पैरा कैसिनेट में बदलता है, ठोस कैल्शियम पैरा कैसिनेट में बदलता है, तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा ऊपर ओहो एक चीज है, यहां पर रेनिन लिखा हुआ था, इसे अब कैंसिल कर दो भाई, रेनिन इसका राइट आंसर आ जाएगा। वो रेजिन मैंने देखा, इसे थोड़ा सा करेक्ट कर देना, ये रेनिन ऊपर एक्चुअल में लिखा हुआ है, आंसर रेनिन आएगा, आप समझ गए होंगे है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, रेनिन हो जाएगा भाई, ठीक है। चलिए आगे, एक वयस्क मनुष्य में कितने श्वादंत होते हैं भाई, ठीक है, ये क्वेश्चन शायद रिपीट हुआ है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, युवा मानव शरीर में चवर्णक और अग्र चवर्णक का अनुपात कितना होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब चवर्णक और साथियों अग्र चवर्णक का अनुपात, ठीक है। चवर्णक मतलब आप कह सकते हैं मोलर, और प्री मोलर का रेशियो कितना होता है, मोलर और प्री मोलर का रेशियो कितना होता है, आप सभी को पता है, ठीक है। ये जो आपका रेशियो होने वाला है, ये जो आपका रेशियो होने वाला है, ये कितना हो जाएगा, यहां पर देखेंगे भाई, यहां पर देखेंगे, यहां पर अगर आप बात करोगे, ठीक है, तो आपका ये क्या है साथियों, आपका प्री मोलर है, चूंकि ये पहले है, और ये क्या है मोलर है, तो प्री मोलर, और अगली तरफ क्या है साथियों तुम्हारा मोलर तीत है। बात समझ में आ रही है ना। तो एक तरफ क्या है आपका प्री मोलर है, दूसरी तरफ क्या है साथियों तुम्हारा
हमारा मोलर तीत है, तो अगर आप बात करोगे इनका रेशियो निकालना है भाई, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, समझ रहे हो मेरी बात ना भाई साहब, यहां आपको इनका रेशियो निकालना है। तो अगर आप देखेंगे भाई रेशियो की तरफ, तो आप पाएंगे कि भाई साहब सर 2/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि रेशियो में आपका 2/3 ही आंसर आने वाला है। कहो भाई, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि भाई साहब यहां तक सारा मामला समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कर दीजिए भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट, ठीक है। तो भाई रेशियो बिल्कुल सिंपल सी चीज है भाई। मोलर कितने थे भाई साहब, मोलर कितने थे, M4 मोलर, M4 जो आपके मोलर थे वो 2 थे, और आपके प्री मोलर कितने थे, 3 थे, और प्री मोलर में जो आपका थर्ड मोलर है उसे आप अवशेषी मोलर, या आप कह सकते हो उसे वेस्टेजियल मोलर, क्योंकि वो साथियों 17 साल के बाद आपका आता है, ठीक है। और तब तक तो तुम भाई लोगों का दिमाग भी खाने लगते हो, तो तुम्हें इस दांत की जरूरत नहीं थी, लेकिन इसीलिए याद रखना है कायदे से 2 तो बचपन से ही आ जाते हैं, लेकिन थर्ड वाला 17 साल, अकल दाढ़, विजडम टीथ, वेस्टेजियल टीथ, सब इसी के नाम है। विजडम टीथ हिंदी में अकल दाढ़, वेस्टेजियल टीथ या लास्ट आपका मोलर टीथ, सभी इसके नाम है, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना, बिल्कुल। तो ये सारा मामला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शानदार भाई साहब, इसका राइट आंसर बताइए। शायद कुछ बच्चे भाई पढ़ाई भूल गए हैं, ठीक है ना, मैं उनसे अपील करता हूं कि इसका राइट आंसर बताइए भाई, ठीक है। कुछ भाई बच्चे जैसे ही पेपर खत्म होते हैं तुरंत भाई आवारा हो जाते हैं, मैं आपको बताऊं, समझ रहे हो, मतलब कॉपी किताबों का पता नहीं रहता कि भाई कहां कॉपी किताब है या कुछ मतलब है ना। हमारे जबलपुर के भी कुछ ऐसे बच्चे हैं भाई, जहां से हम है ना, मतलब ये है कि मान लीजिए सपोज एग्जाम खत्म हो गया, तो भाई एग्जाम के टाइम बस वो ये चाहते हैं कि ऐसी कोई दवाई दे दो कि 15 दिन में सेम टू सेम क्वेश्चन फंस जाए, और वो बच्चा बेवकूफ बन जाए जो 1 साल से मेहनत कर रहा है, ठीक है। तो भाई ऐसे कुछ बेवकूफ बच्चे भी हमारे साथ जुड़े रहते हैं, है ना, लेकिन क्या करें भाई। तो भाई आंखें खोलो और थोड़ा पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, ठीक है। तो ये सारी चीजें, इसका आंसर बताएंगे। यहां पर बोला गया है डैश इज ग्रेटर इन नंबर देन ऑल अदर सेल्स, मतलब इनमें से नंबर में ग्रेटर देन नंबर पूछा गया, ग्रेटर देन साइज नहीं पूछा गया, ये बात समझना, नहीं तो तुरंत ग्रेटर देन साइज करके आंसर क्या लगा दोगे भाई, आंसर आप लोग कुछ और लगा के आगे निकल जाओगे। ग्रेटर देन नंबर पूछा गया, मतलब इनमें साथियों संख्या में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है। दिमाग लगाना, मैं एक एक की संख्या गिना दूंगा यहां पे। देखो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, ल्यूकोसाइट, इरिथ्रोसाइट, प्लेटलेट्स या न्यूट्रोफिल। सर इसमें तो कछु समझे ही नहीं आ रहा, क्या है ये नाम, समझो बात को समझो। अगर मैं बात करूं सबसे पहले ल्यूकोसाइट, इसका सीधा सा मतलब होता है, मैं WBC के बारे में बात कर रहा हूं, WBC का मतलब होता है ल्यूकोसाइट्स। अगर मैं इरिथ्रोसाइट्स की मैं बात कर रहा हूं, इरिथ्रोसाइट्स का सीधा सा मतलब होता है RBC। अब कुछ दिमाग में मुझे लग रहा है कि तुम्हारे चढ़ रहा होगा। प्लेटलेट्स तो भाई प्लेटलेट्स है, तुम्हें पता ही है, ठीक है। प्लेटलेट्स तो प्लेटलेट्स पता है। न्यूट्रोफिल इज अ टाइप ऑफ WBC, WBC का ही एक प्रकार है, सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला WBC न्यूट्रोफिल है। अब बताओ जरा, अब बताओ कि संख्या में सबसे ज्यादा, तो मेरे प्यारे साथियों संख्या में सबसे ज्यादा, सबकी संख्या गिन लो। RBC कितना होना चाहिए सर, अकॉर्डिंग टू NCERT 50 से 55 लाख mm³ होने चाहिए, mm³ होने चाहिए, ठीक है। इरिथ्रोसाइट, अच्छा सॉरी, सबसे पहले मैं WBC की बात कर रहा हूं भाई, तो ये 30 से 40 हजार, मैं गलत भी लिख दूंगा ना तो तुम हाँ करते हुए आगे निकल जाओगे। ल्यूकोसाइट है वो होंगे 30 से 40 हजार, RBC होंगे बेटा 50 से 55 लाख, 50 से 55 लाख mm³ होंगे। अब बचा प्लेटलेट, तो बेटा ये 3 से 4 लाख mm³ होंगे, 3 से 4 लाख mm³ होंगे। बताओ कौन ज्यादा है सर, प्लेटलेट ज्यादा है। 1 mm³ में 30 से 40 हजार केवल क्या पाए जा रहे हैं, क्या पाए जा रहे हैं भाई साहब, आपके WBC। RBC 50 से 55 लाख, ठीक है, ठीक है, 50 से 55 लाख पाए जाएंगे, ठीक है, 50 से 55 लाख mm³ में, और ये 3 से 4 लाख mm³ में, ठीक है। अब बताओ इसमें से सबसे ज्यादा संख्या आपकी किसकी आ रही है, फटाफट बता दो भाई, फटाफट बता दो भाई सबसे ज्यादा संख्या। तो भाई साहब डेफिनेटली यहां पर इरिथ्रोसाइट्स की संख्या आपकी सबसे ज्यादा निकल कर आ रही है, 50 से 55 लाख mm³, ये 3 से 4 लाख mm³। इरिथ्रोसाइट सबसे ज्यादा है, तुम्हारे बॉडी में जो रक्त है, जो ब्लड है वो सबसे ज्यादा है, प्लेटलेट से भी ज्यादा, आंसर भी हो जाएगा भाई। अगला, मनुष्य के खून का pH डैश होता है, जल्दी बताओ,
भाई मनुष्य के शरीर का पीएच मान कितना होता है, कितना होता है ये बताओ। ये तो तुम बता दोगे एसिडिक होता है, बेसिक होता है, एल्काइन होता है या एम्फोटेरिक होता है, उदासीन होता है, बताओ होता कितना है। शर्म करो भाइयों, समझ रहे हो। एमपी कांस्टेबल जब आई थी तो भाई साहब ऐसे बिल्कुल भीड़ लगा के आ गए थे जैसे समझ लो कि भाई यहां पेपर बट रहा हो। और अब आज का समय है जब यहां से अभी से हम चिल्ला रहे हैं, पढ़ लो बेटा पढ़ लो, पटवारी आने वाली चुनावी वर्ष है बेटा, ध्यान रखना मध्य प्रदेश में अगले साल, समझ रहे हो ना। अभी से तैयारी तुमने शुरू नहीं की तो डब्बा गुल होने में समय नहीं लगेगा, समझ रहे हो ना। वो जो भीड़ आती है ना दशहरा के जैसे, जैसे दशहरा में भाई साहब मूर्तियां देखने लोग निकलते हैं अचानक, समझ रहे हो ना, उस भीड़ में शामिल मत हो, अलग से तैयारी करो अभी से, समझ रहे हो। लेकिन भाई साहब अपने आप में होशियार बने रहते हैं ना बच्चे, कोई बात नहीं। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। वैसे अगर देखा जाए तो जो ब्लड का पीएच होता है वो होता है आपका, पीएच कितना होता है आपका 7.4 होता है, याद रखिएगा। दैट मींस ये आपका एक एल्काइन क्या है, आपका एल्काइन सॉल्यूशन है साथियों। एल्काइन सॉल्यूशन का मतलब होता है ये आपका एक क्षारीय विलयन है। तो सबसे पहले तो आंसर करेंगे ये एक आपका क्या है, एल्काइन है। और देखो 7.4 है, हल्का क्षारीय है, कम क्षारीय है। एल्काइन तो है लेकिन बहुत ज्यादा एल्काइन नहीं है, बहुत ज्यादा क्षारीय नहीं है, कम क्षारीय है, 7.4 पीएच वैल्यू आ रही है, ठीक है। और साथियों याद रखना है ये एक टाइप का आपका बफर सॉल्यूशन है, एक टाइप का आपका बफर सॉल्यूशन है, एक टाइप का आपका बफर विलयन है। सर बफर विलयन से हम क्या समझते हैं, ऐसा कभी होता है कि नींबू का अचार तुमने आज ज्यादा खा लिया तो तुम्हारा ब्लड एसिडिक हो गया, तुमने आज क्या कर लिया, इनो पी लिया दबा के बहुत सारा, वो इनो तुम्हारे मान लो ब्लड में गया तो आपका ब्लड का पीएच वैल्यू चेंज हो गया। मतलब कहने का मतलब है जब तुम अपने खाने में बहुत ज्यादा एसिडिक और जब तुम अपने खाने में बहुत ज्यादा बेसिक चीजें भी लेते हो तो भी आपका जो पीएच वैल्यू होती है ब्लड की वो कांस्टेंट रहती है, बदलती नहीं है। जबकि खाने की चीजें ब्लड में जाती हैं तो ज्यादा एसिडिक खाओगे तो ब्लड को भी एसिडिक हो जाना चाहिए, ज्यादा आप क्या करोगे बेसिक खाओगे तो ब्लड को भी बेसिक हो जाना चाहिए। बट ब्लड इज ए बफर सॉल्यूशन, और बफर सॉल्यूशन की ये याद रखना है खास बात होती है कि बफर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें थोड़ी मात्रा में एसिड और थोड़ी मात्रा में बेस मिलाने पे उसका पीएच बदलता नहीं है। तो ये एक टाइप का बफर सॉल्यूशन है। अब ऐसा नहीं कि तुमने पता चले बाल्टी भर एसिड मिला के कह रहे हैं सर ये बफर सॉल्यूशन था, ऐसा नहीं, थोड़ी मात्रा में, हल्का बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाए, हल्का बहुत आपका बेसिक हो जाए तो वो झेल सकता है, पीएच कांस्टेंट होता है, बदलता नहीं है, पढ़ लो, ठीक है। तो ये याद रखना है आप सभी लोगों को। और याद रखना है ये पीएच स्केल किसने दिया था, तो ध्यान रखना है आपका सोरेनसन ने दिया था, केमिस्ट्री में है ये। कब दिया था, 1909 में दिया था। और पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयनों की सांद्रता, हाइड्रोनियम आयनों की सांद्रता बढ़ेगी, पीएच कम हो जाएगा। हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, पीएच कम हो जाएगा। हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन घटेगा, पीएच ज्यादा हो जाएगा। जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका पीएच वैल्यू 1 से 2 के बीच में होता है, क्यों, क्योंकि HCl में हाइड्रोनियम आयन ज्यादा है, इसका पीएच कम हो जाएगा। मामला समझ में आ रहा है बेवकूफ बच्चों। आज तो भाई मैं बेइज्जती इसीलिए कर रहा हूं ताकि तुम्हारी आंखें खुल जाएं, समझ रहे हो ना। तुम यहां वहां घूमने के बजाय ईमानदारी के साथ अपनी पढ़ाई चालू करो, नहीं तो जितना पढ़ा है जितनी मेहनत की है उतना भाई साहब सब वेस्ट हो जाएगा, जीरो। एक बात सोचो, तुम एग्जाम के टाइम इतने कॉन्फिडेंस में रहते हो कि भाई साहब कल एग्जाम ले लो, मान लो आप पेपर नहीं भी निकला तो भी आप क्या कहते हो, बढ़िया तैयारी है। एग्जाम जैसे मान लो आपका एग्जाम है, आपने वो एग्जाम दिया, आपको पूरी उम्मीद रहती है कि वो एग्जाम मेरा निकल जाएगा, किन्हीं कारण से वो एग्जाम तुम्हारा नहीं निकला, तो अगर उसी तैयारी को आगे ले जाओगे तो किस लेवल पर जाओगे, ये बात समझ में आ रहे हो। मतलब तुमने सोचा था एग्जाम निकल जाएगा, मेरी इतनी अच्छी तैयारी है, वो एग्जाम नहीं निकला, तो अगर तुम अपनी पढ़ाई को उससे आगे कंटिन्यू करोगे तो डेफिनेटली उससे बड़ा एग्जाम आगे तुम्हारा निकलेगा, क्योंकि तुम तो भाई कॉन्फिडेंस में थे ना उस टाइम, तुम्हारी तैयारी तो शानदार थी। तो भाई कभी भी अगर ऐसा लगे कि हाँ भाई कोई एग्जाम है, बढ़िया मैंने तैयारी की है, और एग्जाम देने के बाद ऐसा लगे कि भाई नहीं हुआ मेरा, तो भाई उस तैयारी को जारी रखो, समझ रहे हो ना। तो तुम एक अलग लेवल पे पहुंचोगे, और वहां से तुम हार मान गए तो पहली बार में जितना किए थे ना उतना भी नहीं कर पाओगे, पहली बार में जितना किए थे ना उतना भी नहीं कर पाओगे। और वहां से अगर कंटिन्यू चीजें आगे बढ़ाते ले गए तो बहुत आगे जाओगे, समझ रहे हो ना। तो ये सारी चीजें करो भाई साहब। पढ़ाई अगर बनने लगती है तो भाई साहब बनने में समय नहीं लगता और भूलने में भी समय नहीं लगता, ये बात समझो।
मानव रुधिर का पीएच भाई साहब 7.4 लगाओ, आगे बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। एक किशोर अवस्था मनुष्य में सामान्य रक्तदाब कितना होता है भाई साहब? ब्लड प्रेशर, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपका, 120/80 mmHg होता है। ऊपर वाले को क्या कहते हैं भाई साहब? क्या कहते हैं? सिस्टोलिक। ऊपर वाले को सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, ऊपर वाले को, ठीक है, संकुचन दाब कहते हैं। संकुचन दाब, सिस्टोलिक प्रेशर। नीचे वाले को क्या कहते हैं भाई साहब? बताओ जरा, नीचे वाले को क्या कहते हैं? डायसिस्टोलिक। ऊपर वाले को डायसिस्टोलिक प्रेशर, जिसे आप क्या कहेंगे? संकुचन दाब और शिथिलन दाब। शिथिलन दाब, फॉर्मूला ये है हमारा कि ऊपर में हमेशा सिस्टोलिक प्रेशर आएगा, संकुचन दाब, नीचे में हमेशा डायसिस्टोलिक आएगा, शिथिलन दाब, और सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है? 120, डायसिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है? 80, और यूनिट जिसमें तुम अपना ब्लड प्रेशर स्फेगमेनोमीटर में मापते हो, किसमें मापते हो? स्फेगमेनोमीटर, और वो वर्क करता है Hg मरकरी की सहायता से और रीडिंग बताता है mm में। मतलब जो आप ये देखो, mmHg का राज क्या है? mmHg क्यों लगाया है? ये तुम्हारी मरकरी है, ये मान लो तुम्हारा डॉक्टरी थर्मामीटर है, इसके अंदर जो लिक्विड भरा होता है वो क्या होता है सर? इसके अंदर जो लिक्विड भरा होता है, लिक्विड मेटल कहोगे, होता तो धातु है, मेटल है, लेकिन फॉर्म क्या है? लिक्विड है, वो Hg है। और जब ये Hg ऊपर जाता है तो रीडिंग यहां पर जो ना मिलीमीटर में लिखी होती है, रीडिंग यहां पर मिलीमीटर में होगी। तो बेटा याद रखना है, ये लिक्विड की मदद से मिलीमीटर में रीडिंग मिल रही है, इसीलिए mmHg, मिलीमीटर की रीडिंग मरकरी की हेल्प से। दैट्स व्हाई mm/Hg 120/80 आप लिखते हो वहां पे। मुझे लग रहा है भाई यहां समझ में आ रहा है। और भाई सब आजकल के जो बच्चे हैं भाई, आप समझ रहे हो मेरी बात? मतलब क्या ही बताऊं मैं, मतलब कुछ अच्छा अगर नहीं सीखेंगे तो कुछ बुरा सीख लेते हैं, समझ रहे हो मेरी बात ना? क्या ही बताए, बहुत दयनीय स्थिति है भाई, समझ रहे हो? ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए एक बारी कि यहां तक का सारा मामला क्लियर है क्या। अगला एक लास्ट क्वेश्चन हम और करते हैं आज की सेशन का। रक्त का कौन सा घटक रक्त को सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? रक्त का कौन सा घटक रक्त में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? मैक्सिमम क्वांटिटी में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा साथियों, अगर मैं प्लाज्मा की बात करूंगा, अगर सीधे मैं ब्लड से ही शुरू करता हूं ना, सीधे ब्लड से ही शुरू करता हूं, सारा कुछ बता देता हूं, रक्त से ही शुरू करता हूं। देखो ब्लड आपका सबसे पहले तो 2 पार्ट में डिवाइड है। 2 पार्ट भाई कौन कौन से? एक तो हो जाएगा प्लाज्मा, एक हो जाएगा ब्लड कॉर्प्यूसल्स, एक हो जाएगा आपका प्लाज्मा, एक होगा रुधिराणु। प्लाज्मा और रुधिराणु। प्लाज्मा होता है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 55% और ये होता है 45%। तो जब 45% प्लाज्मा है तो यहां पर आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा? प्लाज्मा, क्योंकि प्लाज्मा कितना परसेंट होता है? 55%। समझ गए मेरी बात ना? और प्लाज्मा में 90% क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। 7% क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। 0.9% क्या पाया जाता है? फॉलिक एसिड पाया जाता है। और 0.1% क्या पाया जाता है? ग्लूकोज पाया जाता है। और बाकी कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल्स पाए जाते हैं। 90% वाटर, 7% प्रोटीन, 0.9% फॉलिक एसिड और 0.1% ग्लूकोज आर फाउंड इनसाइड द प्लाज्मा। और ओवरऑल ब्लड का 45% बनाता है। और याद रखना है 90% क्या पाए जाने के कारण, जल पाए जाने के कारण यह ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2 का काम करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड के रूप में। और उसके बाद कार्बोनिक एसिड को बाइकार्बोनेट में बदल देते हैं। ये सारा मामला तुम्हें विथ डेरिवेशन बताया हुआ है। आंसर यहां प्लाज्मा आ जाएगा। तो प्यारे साथियों आज के लिए इतना ही। सेशन अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना मत भूलना कि क्लास कैसी लगी। साथ ही साथ जो मैंने आपको बातें कही कि भाई साहब अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो भाई डेली तैयारी करना है, डेली सुबह क्लास में आना है 9 से 10। और जो बच्चा नहीं आएगा उसका भुगतान वो साथियों अगले आने वाले 6 महीने बाद भरेगा, जब साथियों उसके पास मतलब सामने पेपर होगा और साथियों तैयारी करने के लिए इतना बड़ा पहाड़ होगा कि उसे झेल नहीं पाएगा। और जो बच्चा, मैं बता रहा हूं आप लोगों के पास अभी भी बहुत कम समय, ये 6 महीने भी अगर ईमानदारी के साथ अगर आप हर सब्जेक्ट को कवर करो दिल से तो कम है। आज से भी तैयारी करते हो ना तो भी दिन कम पड़ जाएंगे, सिलेबस इतना बड़ा है।
हाँ, लेकिन ये है कि आप अच्छा खासा कवर करके एग्जाम निकाल लोगे भाई। तो आज ही भाई साहब अभी से तैयारी में लग जाओ। 6 महीने बाद भारी वैकेंसी आने वाली है, सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद हम आपको नहीं जानते, आप हमें नहीं जानते, ठीक है, बस सिलेक्शन ले लो। तो जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।